कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के साथ जो है धोखा किया है। चाहे ओपीएस की बात है, अभी तक ओपीएस कहने को तो लगा दिया मगर कर्मचारियों को पूरे तरीके से नहीं मिल रहा है। नौकरियां देना तो दूर की बात है, जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी जगह जगह से हटाया है। गारंटियों में कहा कि भाई हम आपको रेगुलराइज करेंगे, अब उनको जो है वहां से हटा दिया। जब आप किसी भी चीज में मिसमैनेजमेंट करेंगे तो फंड जो है वो आपके खराब होंगे, खत्म होंगे। पब्लिक को फायदा देने के बजाय आपने जो है अपने दोस्तों को जो है फायदा पहुंचाने का काम किया, अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया। वर्तमान सरकार जो है किसी भी तरीके से जो है कहीं से भी जो है पैसा जो है कमाने की उसमें नहीं। हिमाचल की राजधानी शिमला। कहा जाता है कि शिमला की गलियों से उठी हुई धूल भी सुर्खियां बन जाती है। उन्हीं गलियों से उठे हुए हमारे आज के गेस्ट, जो कि विधानसभा चुनाव के 2022 के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर संजय सूद जी का। वेलकम सर। वेलकम सर, आप हमारे शो में आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो थैंक यू। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सर कैसे आप हमने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से इस करियर में आए हो। तो आप बताओगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई? कैसे आपकी इस लाइन में शुरुआत हुई? कहा जा रहा है ना कि एक चाय वाला आज बहुत बड़े ओहदे पे, पॉलिटिकल पावर पे बैठे हुए हैं। तो आप अपना स्ट्रगल जरूर बताएं। बिल्कुल ठीक है, जिंदगी स्ट्रगल से ही चलती है और मेरी जिंदगी वाकई बहुत स्ट्रगल में रही है। बचपन में हमारे बुजुर्ग बहुत मेहनत करते थे मगर उससे पॉसिबल नहीं होता था गुजारा करना। तो मैं अपनी स्टडीज़ जो है मैंने अखबारें बेच-बेच कर जो है बस स्टैंड पे, तब वहाँ से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। और उस समय जो अभी वर्तमान में पुराना बस स्टैंड है वो नहीं होता था, वो 1990 में बना था। जी। और मैं 1982 में इवनिंग कॉलेज में जब गया, तो पुराना बस स्टैंड जहाँ से सिर्फ़ 2 बसें उस टाइम चलती थी, वहाँ बसेज़ में सुबह अखबारें बेचता था। फिर दिन में मैं किसी प्राइवेट दुकान पे काम करके और शाम को इवनिंग कॉलेज से अपनी स्टडीज़ मैंने कंप्लीट की। खैर, समय निकलता गया, अच्छा समय निकला, मगर मेरी ज़िंदगी में सबसे सुखद चीज़ ये थी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के साथ जुड़ा। 1974 में बाल्यकाल से मैं स्वयंसेवक बना और फिर जब मुझे कॉलेज जाने का मौका मिला तो मैं विद्यार्थी परिषद में वहाँ पर मैंने विद्यार्थी परिषद को जॉइन किया और मैं विद्यार्थी परिषद का एक्टिव कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया। फिर उसके बाद थोड़ा समय बदला घर में, जब फाइनेंस की ज़्यादा दिक्कत आने लगी तो मैंने एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो काम किया। और परचांस 1991 में पुराने बस स्टैंड पे मुझे जो है एक दुकान ऑक्शन पे मिली और तब से मैंने अपना चाय का सफ़र जो है वहाँ से शुरू किया। सर, एक टाइम पे आप काफी ज्यादा हाइप्ड रहे कि आपकी जो तुलना है वो पीएम मोदी जी के साथ की जाती है, क्योंकि आप दोनों की जो स्ट्रगल स्टोरी है एकदम सेम है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रगल सेम हो सकती है मगर तुलना तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी तुलना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न और जो उन्होंने देश के लिए किया और जितनी मेहनत उन्होंने की होगी, वो तुलना तो मेरे साथ कभी भी नहीं की जा सकती। हाँ, स्ट्रगल हमने किया है, आज भी मेरा अगर आप कहें प्रोफ़ेशन तो मेरा प्रोफ़ेशन वही है चाय बेचने का। ठीक है, अच्छा लगा, जब दुकान मिली तो 8-9 साल हमने खूब मेहनत दुकान पे की। फिर मुझे 2002 में पार्टी ने कहा कि भई आपको हम नगर निगम के चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो मैं शुरू से जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए पार्टी के आदेश अक्षरशः बात का पालन करना, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं 2002 में पहली बार कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ा और मैं हार गया। मगर हार के बाद मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैं इस बात पे चिंता करता रहा कि मैं पब्लिक के साथ डायरेक्टली जुड़ा था, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता रहा, हार का कारण क्या रहा? तो जब मैंने वो सारी चीज़ों को पढ़ा, फिर मैंने उस पे पूरी काम किया और 2007 में पार्टी ने मुझे फिर चुनाव लड़ाए और मैं चुनाव लड़ा और मैं जीता और मैंने
जो संभव था अपने वार्ड की सेवा की और वही जो वार्ड के लोगों ने जो मैंने काम किया था उसी का जो है मुझे आगे तक जो है बहुत पॉलिटिकल बेनिफिट होता रहा। मुझे जब मैं चुनाव जीता उसके बाद दूसरी बारी के लिए वार्ड रिज़र्व हो गया, तो उस जब रिज़र्व हो गया तो मैं नहीं लड़ सकता था। मगर हम वो वार्ड 21 सालों के बाद कांग्रेस से जीते थे, डिप्टी मेयर थे सिटिंग, उनको उस टाइम मैंने हराया था। और हमने इतने काम किए कि आज तक 21 साल हो गए, वापस वो भाजपा के पास ही वार्ड, आज भी हमारे पास ही वो वार्ड है। और सरकार ने मेरे 5 साल के नगर निगम के कार्यकाल को देखते हुए धूमल जी ने मुझे दूसरी बार नॉमिनेट किया। फिर मैं एज़ अ नॉमिनेटेड काउंसलर रहा। संगठन इस चीज़ों को देखता रहा। फिर संगठन ने मुझे शिमला जिला के अध्यक्ष का दायित्व दिया। फिर उसमें उसके बाद प्रदेश के कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया। फिर 2022 में मुझे जो है शिमला से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं पार्टी का बहुत ऋणी हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को मोदी जी की तो हम स्टोरी सुनते हैं, हमने देखा नहीं है क्योंकि हम थे नहीं उस टाइम। मगर मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। इतने छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरा मान-सम्मान दे सकती है और मुझे वो दिया है। मैं हमेशा पार्टी का ऋणी हूँ। तो पॉलिटिक्स में काम करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया यही है। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक था और आरएसएस से मेरे अंदर ये बात आई कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में अपने वार्ड में मतलब छोटा भी था, किसी बच्चे की हेल्प करनी है या कुछ भी, ये मैं शुरू से करता रहता था। फिर विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा तो और ज़्यादा करना शुरू किया। फिर जब 2002 का चुनाव मैं हारा, उस समय हारने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, पब्लिक के काम करने के लिए सरकार का भी कोई ना कोई दायित्व जो है हमारे पास होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से काम हम देखते थे, किसी का कोई बर्थ सर्टिफ़िकेट बनना है, किसी का कोई आधार कार्ड बनना है, कुछ है, तो वो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उन्हीं के हाथ में होता है। और उसके लिए सरकारी जो है एक मोहर आपके हाथ में चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव होना पड़ेगा। फिर जो 10 साल मैंने छोड़े थे दुकान पे, फिर मैं दोबारा से जो है 2002 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा और ध्येय सिर्फ़ एक ही कि राष्ट्र निर्माण का काम करना है, देश हित के लिए काम करना है, आम आदमी के लिए काम करना है और हमारे पार्टी का एक और ध्येय है, अंतिम पंक्ति पे जो आदमी खड़ा है, उसको भी सरकारी नीतियों का जो फ़ायदा पहुँचे, इस दृष्टि से हम लोग काम करते हैं और इसी दृष्टि इसी विचार के साथ मेरा राजनीति में आना। बात करते हैं 2022 के चुनाव की। बीजेपी के पहले 4 बार रह चुके मंत्री, साथ-साथ में एमएलए रह चुके सुरेश भारद्वाज जी, जिनको टिकट मिला था। 4 बार वो एमएलए रह चुके थे और एक बार फिर उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया था। पर तो पार्टी ने फिर भी आपको ही क्यों उसके बाद भी आपको ही क्यों टिकट देने का फैसला किया? देखिए, अगर एक शब्द में कहूँ तो ये तो पार्टी का निर्णय होता है और हम सबको मान्य होता है। उस मगर टाइम कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आप लोग नाराज़ हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, सुनने में आया। आपके बीच की कुछ रिलेशनशिप के रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी देखिए थी? आपने खुद ही कह दिया सुनने में आया, राजनीति में सुनने के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें होती है कि संग करके आगे नहीं आती बट ऐसी बोलते हैं ना आपस में होती है। नहीं, तो ऐसा नहीं, देखो विचार डिफरेंस हो सकता है, उसमें कोई डर नहीं, मगर सुरेश भारद्वाज जी हमारे आदरणीय नेता हैं, आज भी हैं, उस टाइम में थे, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, 4 बार के एमएलए रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे आज भी आदरणीय हैं। मगर हमारी पार्टी में एक बिल्कुल क्लियर लाइन है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको टिकट माँगने का अधिकार है। बिल्कुल। अब हमें भी पार्टी ने पूछा कि आप क्या विचार रखते हैं? हमने कहा भई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राजनीति में हैं, अगर हम ये कहें कि नहीं हमारा विचार नहीं है लड़ने का, तो मैं बाहर तो बोल दूँ, मन से झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी में हैं तो इच्छा रहती है, हमने कहा हमारी इच्छा है, अगर पार्टी टिकट देगी तो, और नहीं तो जिसको टिकट देगी, हम कमल के फूल के लिए काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जब 4 बार वो जीत चुके थे वहाँ से, तो आपको किस लिए चुना पार्टी ने? मुझे ऐसा लगता है कि भई कई बार पार्टी ऐसा सोच के चलती है कि हमें बहुत ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। तो उसी कड़ी में हमारे आदरणीय भारद्वाज जी को उन्होंने कुसुम्पटी हम बहुत समय से जीत नहीं रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि भई प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको साथ वाली कंस्टिट्यूएंसी में और विधायक भी थे, मंत्री भी थे,
वहाँ से लड़ाते हैं तो हम कुसुम्पटी भी जीतेंगे, शिमला भी जीतेंगे। अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे मतलब जैसे झूठी कॉन्सिक्वेंसेस। गारंटियाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी और उसका फ़ायदा वो ले गए और हम दोनों सीटों को लूज़ कर गए। मगर अदरवाइज़ सोच मुझे लगता है पीछे यही थी कि भई हम ज़्यादा सीटें जीतें। आपको क्या लगता है कि उस टाइम क्या कमी रही होगी कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की नहीं आई? उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट की झूठी जो गारंटियाँ थी, उसपे शायद जनता ने ज़्यादा विश्वास कर लिया। जैसे ओपीएस हो गया या ₹1500 देने की 1500 बात हो गई या ऐसी और 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात हो गई और शायद पब्लिक ने उन चीज़ों पर जल्दी विश्वास कर लिया। हालाँकि मैं ये कहूँगा कि 5 साल जो माननीय जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हर डिमांड जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने माननीय जयराम जी से की, वो उन्होंने पूरी की। एक ओपीएस में थोड़ा-सा वो नहीं कर पाए कोई ऐसा क्योंकि वो केंद्र से होना था और मुझे लगता है शायद पब्लिक उस चीज़ को समझ नहीं पाई। आपने बात की ना ओपीएस की, तो कर्मचारी की सरकार कहा जाती है कांग्रेस। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस टाइम वो काम कर रही है जो कर्मचारी के लिए जिस तरह से उन्हें माना जाता है कि कर्मचारी के बारे में ज़्यादा सोचती है? देखिए, पहले तो मैं ये नहीं मानता कि कर्मचारियों की सरकार है कांग्रेस रहती है। आपके सामने मैंने बताया 2017 से 22 तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि भई कर्मचारियों ने तो विश्वास किया था कांग्रेस पे, मगर कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के साथ जो है धोखा किया है। चाहे मैंने जैसे पहले भी कहा कि चाहे ओपीएस की बात है, अभी तक ओपीएस क कहने को तो लगा दिया मगर कर्मचारियों को पूरे तरीके से नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियाँ देंगे। नौकरियाँ देना तो दूर की बात है, जो लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको भी जगह-जगह से हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आज की डेट में बिजली विभाग के कर्मचारी सभी स्ट्राइक पे हैं और इसी तरीके से जो आउटसोर्स पे या और तरीके से जो सरकारी जॉब में यूथ लगा था, उनको भी उन्होंने गारंटियों में कहा कि भई हम आपको रेगुलराइज़ करेंगे, अब उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया। हाल ही में पार्टी सुनते हुए नज़र आती है ना कि हिमाचल की सरकार के पास फंड्स नहीं है, तो लोग क्या आजकल टैक्स नहीं दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है कि लोगों सरकार को ये लगता है कि फंड्स नहीं है या कुछ नहीं है? देखिए, जब आप किसी भी चीज़ में मिसमैनेजमेंट करेंगे, तो फंड जो है वो आपके खराब होंगे, खत्म होंगे। आपने पब्लिक को फ़ायदा देने के बजाय आपने जो है अपने दोस्तों को जो है फ़ायदा पहुँचाने का काम किया, अपने ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया और इसी तरीके से आपने हर ऐसे आदमी को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया जो आपके बेनिफिट के लिए है। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में पिछले 2 साल से जो है डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। और हैरानी तो इस चीज़ की होती है कि 2 सालों में 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन जो है वो इस वक़्त की सरकार ले चुकी है और डेवलपमेंट के नाम पे वो ज़ीरो है। हमारा तो खुद ये प्रश्न है कहाँ वो 30,000 करोड़ रुपया गया? कहाँ लगा वो? आप पूरे प्रदेश में देखें जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है उसी के सिर पर सारे काम हो रहे हैं। वर्तमान सरकार जो है किसी भी तरीके से जो है कहीं से भी जो है पैसा जो है कमाने की उसमें नहीं है। और जितना ये डेफ़िशिएंट हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि ये इसके लिए सरकार खुद ज़िम्मेवार है। तो बात करें पार्टी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रह चुका है कि पार्टी में क्या यूनिटी है कि या लोग अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं इसमें? हिमाचल में? हिमाचल की, भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता हाँ जी। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से यूनाइटेड है। जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय पे, तब हमारे अपने-अपने सबके ओपिनियन होते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में लास्ट में जब एक कंसेंसस बन के जो है निर्णय होता है और उसको जो है सभी मानते हैं। और मुझे गर्व है मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जो हर समय किसी भी परिस्थितियों में जो है लास्ट तक यूनाइट होकर काम करती है। तो सर देखा जा रहा है ना कि जो आंकड़े हैं हिमाचल सरकार की जो लोन जो कर्ज के है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। तो इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, सैलरीज़ नहीं मिल रही, इसका क्या कारण रहा? फंड्स कहाँ जा रहे? मैंने पहले कहा मिसमैनेजमेंट और फंड्स जा रहे हैं यार दोस्तों के तनख्वाह के लिए और ठेकों के लिए और कहीं नहीं जा रहे फंड, फंड वहीं जा रहे हैं। आप देखिए जब जयराम जी की सरकार थी
2 साल हालाँकि उसमें कोरोना का पीरियड रहा। उस समय को भी अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा 3 साल का समय जो है जयराम जी को काम करने का मिला। मगर डेवलपमेंट आप देखेंगे किस तरीके की डेवलपमेंट जो है पूरे प्रदेश में हुई। और जहाँ दूसरी तरफ अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की 2 साल सरकार बन के हो गए, 30,000 करोड़ रुपए का जो है वो लोन ले लिया और जो सेंट्रल से मदद आई वो अलग। मगर उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप देखें प्रदेश में तो बिल्कुल ज़ीरो है और इन्होंने एक राजनीतिक पैंतरा रखा है कि जब ऐसी कोई बात आप करें, तो वो सिर्फ़ केंद्र को ब्लेम कर दो और अपना पल्ला झाड़ लो। जनता इस चीज़ को देख रही है और बहुत ज़्यादा देर जो है आपको टॉलरेट नहीं करने वाली है। हाल ही में हुए किस्से जब विक्रमादित्य सिंह जी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और जयराम ठाकुर जी को कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जितने भी एमएलएज़ 12 एमएलएज़ उनके साथ में है। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की है? अच्छा साहब मैं बताऊँ आपको कि भई बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई ना मंशा है और ना कोई आज भी ऐसा कोई हमारा इरादा है। हमने पहले कहा कि भई कांग्रेस पार्टी को जो है 5 साल के लिए मैंडेट जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि वो सरकार चलाएँ। मगर अगर वो सरकार ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो आवाज़ उठाएँ और वो आवाज़ हमने उठाई है। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो उन्होंने जो है सपोर्ट किया बीजेपी को, तो वो मैंने बताया कि भई जो जो मंत्री या जो एमएलए अपने मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, उन लोगों ने बगावत की और उन्होंने बगावत में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद जो है चुनाव हुए। चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े, उसमें कुछ हारे, कुछ जीते। मगर उसके बाद भी हम लोगों की आज भी यही मंशा है कि भई सरकार ने को 5 साल का समय मिला है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 2 साल में मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश अभी 2 साल में ही जो है वो कम से कम 5 साल पीछे चला गया है। तो अगर 5 साल पूरे अगर इस सरकार ने चलाए, तो मुझे लगता है हमारा प्रदेश जो है 15-20 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मुद्दे विपक्ष को उठाने हैं, वो मुद्दे तो हम उठाएँगे और ये सरकार जो है अपने बोझ से गिरने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइप टॉपिक रहा है कि जो समोसे वाला केस हुआ कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन की गई। तो आपको नहीं लगता ये कुछ बेतुकी चीज़ है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है? क्योंकि स्कैम्स के लिए तो बहुत बड़े स्कैम्स भी हुए गए। रिसेंटली एक टॉपिक पे हम बात करेंगे जो ठियोग में पानी का स्कैम हुआ है 1.12 करोड़ का। उसपे एटलीस्ट 1 मंथ हो गया तो उसपे कोई ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। पर अगर बात करें ये समोसा वगैरह मुर्गे से रिलेटेड तो इस तो पे ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाए जाते ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। हैं और उस पे कोई बात भी नहीं कर रहा। देखिए, जहाँ तक ठियोग में जल विभाग में जो घपला हुआ है उसकी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़े ज़ोर-शोर से उठाया है। आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा और हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, अजय श्याम जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और अभी भी ये मुद्दा जो है, उन्होंने ठंडा नहीं होने दिया है, जब तक उनका कहना है कि भई और हमारा भी कहना है कि जब तक इस पे पूरा स्पष्टीकरण नहीं आ जाता। और जहाँ तक बात है ये मुर्गे और समोसे की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दे नहीं दिए, ये कांग्रेस पार्टी ने खुद मुद्दे दिए। आप खुद सोचिए कि एक समोसे 6 समोसे पहली बात है और ₹320 का एक समोसा। अब ये मुद्दा तो नहीं है, मगर जिस प्रदेश में आप इतना लोन ले रहे हैं, वहाँ ₹320 का एक समोसा आम जनता को आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, मुद्दा तब बना जब वो समोसे मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुँचे तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी बिठा दी गई। मेरा अपना मानना है, मैं लेमैन हूँ। उन्होंने कहा कि भई हमने नहीं किया, ये आईजी साहब ने या डीजीपी साहब ने जो है इंक्वायरी बिठाई थी। मैं तो ये समझता हूँ कि भई डीजीपी साहब या आईजी साहब जो भी थे वो मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद बिना जो है सीआईडी इंक्वायरी जो है कॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ठीकरा उसमें उनके ऊपर डालना और वो क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर हैं तो वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप मुर्गे की बात करें, वो इश्यू कोई भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट नहीं किया। जी, ये तो मीडिया के थ्रू फैलाई हुई ये चीज़ है। मीडिया के थ्रू मुद्दा आया है और मुद्दा ये था कि भाई आप खाएँ जो मर्ज़ी खाएँ, हमें क्या है? कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। मगर आप जानते हैं आप प्रदेश के हेड हैं, आप जंगली मुर्गा वहाँ बन के आया है। आपको मालूम है कि अब जंगली मुर्गे को मार नहीं सकते। बिल्कुल।
और आपके सामने वो सर्व हो रहा है और आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं खाते, धनीराम शांडिल जी जो मंत्री हैं वो खाएंगे। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात करेंगे तो वो मुद्दा तो बनेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भाई जब सरकार में है ही नए-नए सीखने वाले लोग आए हुए हैं तो उनको खुद ही नहीं मालूम है कि हमको करना क्या है। तब ऐसे मुद्दे क्रिएट होते हैं और वो जनता में जाते तो एक और केस भी था कि अभी जो रिसेंटली विधानसभा की जो सीट्स है, मतलब कुछ पोस्टें निकली थी, तो वो कुछ गिनी-चुनी क्षेत्रों में ही उनके कुछ जो वर्किंग गवर्नमेंट है, लीडिंग गवर्नमेंट है, उनके ही लोगों को बाँटी गई है। हैं। देखिए आपके सामने ही है, ये सारी बातें क्लियर हैं कि चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या 1-2 लोग और हों, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र के उससे जो है वो पोस्टें भरी गई। इतने बड़े प्रदेश में आपने 5 लाख जॉब देने की बात की थी, आपने 10 जॉब दी, वो भी पर्टिकुलर लोग जो आपके नेता लोग हैं उनको दी। आम जनता आवाज़ उठाएगी, करप्शन हुई है, ऐसा सामने प्रतीत होता है और उसके बारे में माननीय जयराम जी ने आवाज़ उठाई है कि भाई इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा जयराम जी के साथ-साथ आम जनता भी इस पे बोल रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हाल ही में आपको पता ही है कि हिमाचल में इकोनॉमिक क्राइसिस चला हुआ है। तो कुछ गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए कि जैसे सब्सिडीज़ अपनी बंद कर दी, अपनी 2 महीने की सैलरी वो डिडक्ट कर दी। तो आपको लगता है कि ये विज़न लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं? क्योंकि इतने छोटे-छोटे मेजर्स में जैसे इकोनॉमी एक मुझे तो नहीं लगता कि सुधरेगी। तो आपका क्या मानना है कि इस चीज़ों से इन चीज़ों को करके इकोनॉमी हिमाचल की सुधर सकती है? क्योंकि ये जो मेजर्स लिए गए हैं, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मतलब लोगों को दिखाने के लिए मैं तो बोलूँगा कि क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए इस लग रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है। बट वो लॉन्ग टर्म मेजर्स मुझे नहीं लगता कि वो है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है और इस स्टेट में गाँव में गरीब आदमी को बहुत सी ऐसी स्कीमें देनी पड़ती है जिससे उनका घर चल सके। आप सब्सिडी छोड़ें, अच्छी बात है। जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ें। मगर एक तरफ आप सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं, कैबिनेट रैंक दे रहे हैं सबको। तो मुझे लगता है कि वो दिखावे की बातें सारी जो हैं वो हो रही हैं और इससे जो है कोई बहुत बड़ा जो है फंड जो है स्टेट के लिए क्रिएट नहीं किया जा सकता। और फिर दूसरी बात ये है कि आपको ये करने का अधिकार अभी नहीं है, क्योंकि आप तो एक मैनिफेस्टो पर जीत कर आए हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने मैनिफेस्टो में कहा है और जनता ने आपको उसी मैनिफेस्टो के हिसाब से जो है वोट किया है। तो जो 125 यूनिट बिजली जो है माननीय जयराम जी की सरकार में जो है फ्री दी जा रही थी, आपने तो उसको भी जो है केवाईसी में डाल के जो है उसको भी बंद कर दिया। एक तरफ आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे। अगर आपको सब्सिडी छुड़वानी है और 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं देनी है, आप दोबारा से मैंडेट लीजिए। बिल्कुल। जनता आपको मैंडेट देगी, आप दोबारा आइए। आप झूठी गारंटियों पे जीत के आए हैं, आपको वो गारंटियाँ पूरी करनी ही चाहिए। नहीं तो लोगों का जैसे पहले नेताओं से विश्वास उठा हुआ है, इस वजह से और उठ जाएगा। और इसका ताज़ा ताज़ा एग्ज़ाम्पल दिल्ली में भी हमको देखने को मिला है। बिल्कुल। आपने फ्री बीज की बात की, तो आपको लगता है कि फ्री बीज दी जानी चाहिए? एक हेल्दी प्रैक्टिस है पॉलिटिशियंस के लिए कि एक फ्री बीज के करके वो वोट बैंक पॉलिटिक्स इसके ज़रिए हो रही है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी का एक विचार है कि जो अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, उसकी ज़रूरतों को सरकार को पूरा करना है। और मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम तब तक उसको फ्री देंगे जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन उसकी फ्री की स्कीम जो है वो बंद कर दी जाएगी। और उसी कड़ी में उन्होंने जो है आपने देखा होगा कि जब गैस की सब्सिडी बंद करने की बात आई थी, तो उन्होंने एक अपील की थी। मोदी जी ने पहले मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा था कि हम ऐसा करें और उनकी एक अपील पर बहुत से लोगों ने जो है अपनी सब्सिडी छोड़ी। तो ये एक विज़न है, ये एक तरीका है और यही उन्होंने आज भी कहा है, चाहे दिल्ली के इलेक्शनों से पहले की बात है, कि भाई जिस दिन हमारे अंतिम गरीब आदमी का घर बढ़ जाएगा बस जाएगा, उस दिन के बाद हम फ्री वाली चीज़ें जो हैं ये बंद कर देंगे और उस कड़ी में मोदी जी लगे हैं, सबको घर बना के दे रहे हैं, सबको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट किसी तरीके से भी उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। हाल ही में हुए दिल्ली के इलेक्शन आपको पता ही है, तो दिल्ली में फ्री बीज कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो बीजेपी ने भी कहा है कि जो चीज़ चल रही है उसको हम चलने देंगे। तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में लोगों को
अपना काम करने से दूर कर देगी, मतलब मेहनत करने से दूर कर देगी। अगर सब कुछ फ्री में बँट जाएगा, तो आदमी काम क्यों करेगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं, वो हम चलने देंगे। मगर उसके साथ बट वो उन्होंने फ्री में ही तो मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मगर उसके साथ मैंने कहा आपको झुग्गी-झोपड़ी वालों को फ्री मिल रहा है। जिस दिन उनको अपने मकान बना के दे दिए जाएँगे, उसमें बिजली लगा के दी जाएगी। जब वो एक झुग्गी-झोपड़ी वाला अपने मकान में रहेगा तो उसकी बिजली उस टाइम फ्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बंदरबांट करके जो है वो फ्री बाँटने का काम हुआ है, उसमें हम चेक करेंगे। जिसको ज़रूरत है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जो है जनता से निवेदन किया जाएगा कि भाई देश हित के लिए हम लोग फ्री वाला कल्चर जो है वो खत्म करें। अब बात करते हैं 1 साल पहले की, जब हिमाचल का बजट निकला था, तो उसमें 6 एमएलएज़ गायब थे। तो क्या इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ रोल था? नहीं, उन दिनों तो ये चीज़ चल ही रही थी, बजट के दौरान ही मुझे लगता है जो वो राज्यसभा का जो वो इलेक्शन बजट में नहीं आए वो लोग। नहीं, वो नहीं आए, वो कांग्रेस के एमएलए थे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो क्यों नहीं आए, हम उस पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्योंकि उस टाइम कहा जा रहा था कि बीजेपी इसमें रोल नहीं, वो बीजेपी का कुछ कहें रोल है। जो कहें, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि भई हम एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को गिराएँ। मगर जब उनके अपने ही एमएलए उनसे खुश नहीं है और वो बजट सेशन में नहीं आए, तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है उन्हीं को पूछना चाहिए और वही इसका जवाब देंगे। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो जैसे कि शिमला अर्बन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो इसमें स्मार्ट सिटी बनने का भी काफ़ी दावा किया जाता है कि शिमला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो जितने रिव्यूज़ हमें मिले या मतलब जितने लोगों ने रिव्यूज़ दिए, तो उनको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि शिमला में स्मार्ट स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह पर डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के अंडर हुई है। अब लोग ये कहते हैं कि उनको नज़र नहीं आता, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रोड वाइडनिंग जो हुई है शहर के अंदर, वो उसी स्मार्ट सिटी के तहत हुई और मेरी होश में तो पहली बार इतनी रोड वाइडनिंग मेरे ख्याल दूसरी बार हुई होगी। 90 में तब भी हमारी सरकार थी शांता कुमार जी की, तब अगर आप देखेंगे तो पुराने बस स्टैंड से लेके विक्ट्री टनल तक की सारी वाइडनिंग हुई थी। और अभी भी आप देखेंगे जयराम जी की सरकार में तो सर्कुलर रोड में सारे में जो है रोड वाइडनिंग हुई है और उससे ट्रैफिक में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ-साथ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर जैसे पेडेस्ट्रियन पाथ बने हैं या फिर आपका क्या कहते हैं ये अपना लिफ्ट वगैरह का या एस्केलेटर वगैरह का काम हुआ है, जहाँ आवश्यकता थी, वहाँ पर भी अच्छे से जो है इस चीज़ को किया गया है। और इसी तरीके से ढली टनल की अगर आप बात कर लें, आप लोग खुद भी जी। वहाँ से क्रॉस करते रहे होंगे, उसमें कितनी कंजेशन थी। अब जब दूसरी टनल उसी स्मार्ट सिटी के तहत बनी है, तो आज अगर हम सफ़र करते हैं, तो बड़े आराम से जो है हम दोनों टनल्स में सफ़र कर रहे हैं। हाँ, ये काम कंटिन्यूटी में चला हुआ था और इस दौरान दुर्भाग्यवश सरकार बदल गई और जो काम चला हुआ था, उस काम को वर्तमान सरकार को करना था। मगर उन्होंने पिछले 2 सालों से इसमें कोई काम नहीं किया। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 चीज़ों का आपको बताना चाहूँगा। एक फ्लाईओवर जो है खलीनी से लेकर जो है वो अ, ऊपर कल्लोक तक के लिए प्रपोज़्ड था, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब ने जो है, "ये क्या बन रहा है? कैसे बन रहा है? मेरे से बने बच्चे कैसे हो गया?" कहकर उस टाइम रुकवाया और वो आज तक रुका हुआ है। अब वो पीछे पड़े हुए हैं कि ये बनना चाहिए, मगर 2 साल के बीच उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि अब वो बजट बढ़ाना पड़ेगा, वो दिक्कत आ गई। इसी तरीके से एक फ्लाईओवर जो है यहाँ आपके विधानसभा से जो लेकर जो है विक्ट्री टनल तक का प्रपोज़ सैंक्शन सारी चीज़ें थी, काम शुरू हो चुका था हमारी सरकार में, आज वो काम बंद पड़ा है। वर्तमान सरकार कुछ उसमें इनिशिएटिव नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के काम स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं हुए, हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं और हेरिटेज को भी उसमें थोड़ा सुधारने की कोशिश हुई है, मगर पिछले 2 सालों से डेफ़िनेटली मुझे लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट में दिख नहीं रहे। अगर आपकी गवर्नमेंट रूलिंग में जब मतलब सत्ता में आएगी, तो आपका क्या विज़न है डेवलपमेंट से रिलेटेड और लोगों के हित से रिलेटेड? देखिए, शिमला की जहाँ तक अगर आप मेरी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं कि शिमला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो एक समय मुझे याद है
25,000 लोगों के लिए शिमला को जो है बसाया गया था। जी, आज यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 2 लाख के 2 करीब लाख से। हो गई है। तो डेफ़िनेटली जहाँ एक्सपेंशन के चांसेस नहीं होते, वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होती हैं। मगर अब जो है वो है, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और हमें सुविधाएँ भी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें जो है न्यू मतलब जैसे एरियाज़ डेवलप करने चाहिए और उस दिशा में हमको शिमला से बाहर थोड़ा निकलना पड़ेगा। क्योंकि शिमला अगर लोकल की हम बात करें, तो शिमला लोकल जो है वो सारा टूरिस्ट बेस्ड जो है जी। वो एस्टेब्लिश्ड है। तो मुझे लगता है कि भई अगर हम थोड़ा शिमला से बाहर टाउनशिप डेवलप करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा और इसके अलावा और जो भी मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भई विकास जो है वो निरंतर चलती प्रक्रिया है। इसमें जो भी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप जो भी काम करना चाहें बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ जो बेस्ट पॉसिबल हो वो हमको करना है। जैसे कि आपने बात की ना शिमला की, तो आपको पता ही है कि शिमला ओवर कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। साथ ही साथ आपको सारे सभी ऑफिसेज़ शिमला में हैं। तो आपको नहीं लगता है कि शिमला एक टूरिज़्म अट्रैक्शन। अट्रैक्शन थी और अब वो बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ जा रही है, तो उससे उसके टूरिज़्म को लॉस हो रहा है? नहीं, मैंने कहा कि शिमला के अंदर तो मुझे नहीं लगता है कोई सरकारी दफ्तर अब आ रहा है। वो जो भी बन रहा है वो शिमला से बाहर ही बन रहे हैं, ज़्यादातर। मगर ये ज़रूर है कि शिमला की जितनी भी अट्रैक्शन है वो टूरिज़्म पे है और मुझे लगता है कि उस पे कोई छेड़छाड़ ना करनी चाहिए, ना होनी चाहिए और ना हम होने देंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा। मगर ये ज़रूर है कि हमको डेवलपमेंट भी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, जिसके लिए अब लोग जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, सबकी इच्छा रहती है कि शिमला में हमारा एक छोटा-सा मकान हो। पर उसके लिए ज़रूरी है कि शिमला से बाहर एक्सपेंशन करनी पड़ेगी और वहीं पर ये नई टाउनशिप जो है बसाई जा सकती जैसे कि शिमला बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसके लिए आपकी पार्टी अगर आप यहाँ से जीतते हो, तो आपकी पार्टी या आप क्या मेजर्स ले सकते हो जिससे ये चीज़ दूर हो सकती है? देखिए, इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस तो हम आज भी आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो किसी के दबाव में है या कुछ है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तो हम बिल्कुल भी जो है यहाँ नहीं मानने वाले हैं। और दूसरा हमारा मानना ये है कि भई जहाँ दूसरे लोगों की बात है कि उनको कैसे वो तो जो जगह मैंने बार-बार कहा कि जो जगह अवेलेबल है, हम वहीं पर उनको जो है वो अपने कोई बहुत से मकान आपके ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। ओल्ड लाइन पे रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन जो है वो हम दे सकते हैं और अगर ओल्ड लाइन पे ही वो बनाएँ, तो मुझे लगता है शिमला की ब्यूटिफिकेशन बनी रहेगी। शिमला देखा ना काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है, ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अब जगह नहीं बची। अब फिर भी जो गवर्नमेंट है टनल्स के निर्माण कर रही है, काफ़ी ज़्यादा टनल्स शिमला के लिए पास की गई है। तो इससे अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आगे आता है, तो इससे लोगों का लॉस, फाइनेंशियल लॉस, काफ़ी तरीके का लॉस होगा। तो इसके लिए क्यों मना नहीं किया जा रहा है कि जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये जो टनल्स वगैरह बन रही है, तो इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, तो अगर आप शिमला से आज चंडीगढ़ जाएँ, तो आप ढाई घंटे में चंडीगढ़ पहुँचते हैं। जी, उसके लिए हमें कुछ पेड़ भी काटने पड़े। बिल्कुल। अब एनवायरनमेंट का लॉस तो है, मगर एक कहावत है कि इंसान के आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कुछ जगह। जहाँ तक आप टनल्स की बात कर रहे हैं, एक टनल जो है वो 2 टनल्स नेशनल हाईवे वाले उसको बना रहे हैं। अगर मैं शिमला की बात करूँ तो सनान से वो निकलेगी और चिरौंटी की तरफ चलो आ ठीक रही है। है, जो 4 लेन हमारा जा रहा है। उसके ऊपर प्रॉपर सर्वे हुआ है। हमारी खुद की भी मेरी भी बात हुई थी कि भई ये किस चीज़ की गारंटी है कि ऊपर जो आप लोग पहाड़ है वो कोलैप्स नहीं नीचे होगा। नहीं आएगा। हालाँकि एक बारी चिरौंटी वाला ऑलरेडी आ हुआ भी था। गया था। जी, हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करी, जी। तो अभी हाल ही में हुआ बहुत ही ज़्यादा हाइप टॉपिक कि मस्जिद की इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बोल कुछ नोक-झोंक भी हुई। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या वजह रही उस इलीगल कंस्ट्रक्शन की? देखिए उसके बारे में मैं सीधा कहूँगा कि वो उसमें तो जो हमारे स्थानीय विधायक थे उनका रोल बहुत ज़्यादा रहा और उन्होंने इसमें बहुत मैं तो ये डायरेक्ट कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल उसमें प्ले किया उन्होंने। एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन
दूसरा शहर की जनता परेशान, क्योंकि उसमें लोकल जो लोग थे, वो लोग जो हैं उसमें बिल्कुल भी जो हमारे दूसरे समुदाय के लोग थे, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। मगर धीरे-धीरे वहाँ पर संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, संजौली में प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, और वो सभी लोग उसी मस्जिद में। आपने देखा भी होगा, क्लिपिंग भी आई, जिसमें उन्होंने पहले तो कहा कि भई ये जो हो रहा है वो ठीक है, जब जनता ने एजिटेट किया, तो उन्होंने एक जो मुस्लिम उसकी कमेटी के प्रधान थे, उनको कमिश्नर साहब के पास भेज दिया, और मैं कहूँगा यहाँ से कि वो एक राजनीतिक उनका स्टेप था, और वहाँ जाकर वो वापिस जनार्था जी के पास जाते हैं, और आपने देखा होगा, जनार्था जी से पूछ रहे क्या करना है, तो जनार्था जी उनको बोल रहे हैं, "कुछ नहीं, आपने सिर्फ मेरा धन्यवाद करना है कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया, और भई बाकी मैं खुद सँभाल लूँ।" इसका मतलब आप पहले ही उनको ट्रेंड करके कमिश्नर के पास भेज रहे हो कि भाई आपने इतनी सी स्टेटमेंट देनी, बाकी हम देख लेंगे। हमने कहीं पर भी ना मस्जिद का विरोध किया, ना हमने कहीं पर भी दूसरे समुदाय का विरोध किया। हमने कहा जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, वो हम सहन नहीं करेंगे। और जो लोकल लोग वहाँ रहते थे, उनकी शिकायतें थी कि रोज़, मतलब खासकर जुम्मे के दिन, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं वहाँ बढ़ चुकी थी, और उसमें भी सिर्फ़ उन लोगों का हमने विरोध किया, जो मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ़ यहाँ पर जो है अराजक तत्व बन के रह रहे थे और यहाँ परेशानियाँ क्रिएट कर रहे थे। इसलिए उसमें मेरा बड़ा स्पष्ट। आपने कहा ना कि जनार्था जी ने ऐसा कहा, बट देखा जाए तो एक इमारत 2-3 4 मंजिला इमारत 2-3 साल में तो खड़ी नहीं हो सकती एकदम से। तो कुछ ना कुछ रोल तो पीछे वाली गवर्नमेंट का भी रहा ही होगा उसमें। कांग्रेस लीडर्स ने ये भी कहा कि जो इस इमारत को बनाने के लिए 12 लाख का फंड है जो आपकी सरकार ने सैंक्शन करवाया था। तो ये इसके बारे में कुछ? देखिए, ऐसा है कि मेरा उसमें सीधा स्पष्ट ये कहना है कि जो मंत्री लोग हैं, उनके पास कहीं न कहीं से अप्रोच आती है कि आप हमें 5 लाख रुपया, या हमें 2 लाख रुपया, या हमें 1 लाख रुपया दें। उसके ऊपर मैंने सैंक्शन कर दिया। उसके ऊपर चेक रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये फंड ठीक जगह पर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का था। जहाँ पर कुछ फेलियर रहा है, मुझे इसमें कहने में कोई ग्रेज़ नहीं है। मगर इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट, सरकार के पास तो मैं एक कोई रिप्रेजेंटेशन बना के लेके जाऊँ कि मुझे अपनी पंचायत के लिए 5 लाख रुपया चाहिए, तो वो दे देंगे। मगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि क्या वो 5 लाख रुपया जिस मद में दिया गया है, वहाँ पर ठीक ढंग से लग रहा है, लीगली लग रहा है, इल्लीगली लग रहा है। अगर वो इल्लीगल है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को वहीं पर उस फंड को रोकना होता है, और वो कन्वे करते हैं, कंप्लायंस देते हैं कि ये जो आपने पैसे कहे थे, वहाँ पर भाई वो ज़मीन ही जैसे मान लो किसी और के नाम है, तो वहाँ पर ये पैसा नहीं लग सकता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था वो। बोला न्यूज़ तो ये आ रही थी कि 4 बार उनको नोटिस भी दिया गया, फिर भी उसका काम नहीं रुका। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि उनका काम नहीं रुक रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था? या उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर थी जो उनको ये थोड़ा? मैं वही कह रहा हूँ, उस समय जनार्था जी जो है वो 2 बार के चुनाव लड़ चुके थे, और पहले उसी वार्ड से डिप्टी मेयर रहे हैं। और उन्होंने जो लोकल वहाँ के रेज़िडेंट्स हैं, उनकी बहुत बार कंप्लेंट थी कि भाई हमने थाने में भी कंप्लेंट कर दी, हमने इधर भी पब्लिक में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, सब जगह कंप्लेंट कर दी, मगर ये काम नहीं रुक रहा है। तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आदमी का जो है उन पे हक था, जिसकी वजह से वो नहीं रुक रहा था। मगर अच्छा रहा कि उसके बाद जनता ने जो है इसको अपने हाथ में लिया, और एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तुड़वाने के लिए प्रेशर डाला। अभी विधानसभा में एक वाकया हुआ, जब अनिरुद्ध जी और जनार्था जी के आपस आपस में तंज कसे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि वो पार्टी का कुछ फेलियर है, जो आपस में उनकी मिसकम्युनिकेशन है? नहीं भाई साहब, मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहूँगा, मैं बल्कि थैंक्स करना चाहूँगा अनिरुद्ध सिंह जी का। उन्होंने विधानसभा के अंदर तथ्यों के साथ, कागज़ के साथ बात रखी कि ये ज़मीन ही जब सरकारी है, तो ये पूरी की पूरी मस्जिद इल्लीगल है। मगर उस समय भी आपने भी देखा, विधानसभा के अंदर भी जनार्था जी ये बोलते रहे कि भाई मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर ना करें। शायद वो बोलते वक़्त ये भूल गए कि मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। हाँ जी। मंत्री कभी भी एक कंस्टिट्यूएंसी का नहीं होते, वो पूरे प्रदेश के होते हैं, और वो जो घटना वहाँ घटी, वो स्टार्ट भी उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी से हुई थी, अनिरुद्ध की कंस्टिट्यूएंसी। उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और बहुत हिम्मत दिखाई, विधानसभा के अंदर जो है उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात की। मगर किसी न किसी पॉलिटिकल प्रेशर से बाद में फिर शायद उनको भी अपनी आवाज़
थोड़ी रोकनी पड़ी। हालाँकि विक्रमादित्य जी ने भी इनडायरेक्टली थोड़ी-सी फ़ेवरेबल बात की थी, मगर फिर उनको भी चुप होना पड़ा। शायद उनको कोई राजनीतिक प्रेशर दिल्ली से रहा होगा। उस टाइम लोग वैसे भी शांति से आंदोलन कर रहे थे। उसको रोकना, उसको दबाना, साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों को मारना। आपको लगता है कि ये सही प्रैक्टिस है एक लोकतांत्रिक देश में, एक ऐसी स्टेट में जो कि बहुत पीसफुल स्टेट है? आपको लगता है कि ये चीज़ सही प्रैक्टिस है? उस घटना का मैं कड़ा विरोध करता हूँ, क्योंकि बहुत हमने ही इवन शांति। सुना भी है कि आप भी इसमें थे। जी, बिल्कुल मैं उसमें था। मैं एक हिंदू होने के नाते उस एजिटेशन में था, मैं एक पॉलिटिशियन के नाते उस एजिटेशन में नहीं था। आपने सुना ज़रूर होगा, मेरी कहीं फ़ोटो भी शायद वायरल हुई होगी जो मुझे चोट लगी थी। मगर आपने उस विषय पे मेरी कोई बाइट या कोई चीज़ नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैं एज़ अ हिंदू वहाँ पर था साथ में। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं इस बात का बहुत कड़ा विरोध करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी जो है ना, गलत काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। और शांति प्रिय जो आंदोलन हो रहा था, उसके ऊपर इतना घातक लाठीचार्ज और शिमला जैसी जगह पर वाटर कैनन का प्रयोग मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी 60 साल की उम्र हो बिल्कुल। रही है, मैंने पहली बार देखा। ऐसे प्रयोग किया गया और मैंने वो भी देखे जो क्या बोलते हैं आपको, प्लास्टिक गन्स हुँ, हुँ। जो शूट करते हैं। पहली बार हमने सुना था नीचे बड़ी स्टेट्स में ऐसे एजिटेशन होते थे, यहाँ पर हमने पहली बार मैंने खुद देखा अपनी आँखों से, जबकि ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं था। और उसी सब चीज़ों की वजह से जैसे फ्लैग मार्च किया गया, सब कुछ किया गया, इतना पैनिक क्रिएट किया गया कि बाकी सब लोग भी जो है हिंदू जागृत हुए और बहुत से लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ पर आए। मगर उसके बावजूद जो वहाँ लाठीचार्ज किया गया, मैं कहता हूँ कि ये बहुत गलत काम जो है उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे शांति प्रदर्शन करना कोई बुरी बात है? जी, बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको अधिकार है, शांतिप्रिय प्रदर्शन करना चाहिए। हम लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, हमको जनता को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, मगर जनता की आवाज़ जनता के लिए उठाना, शांतिप्रिय तरीके से उठाना, ये लोकतंत्र का अधिकार है और हम लोग इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो जो ये प्रदर्शन हुआ था, इसमें ये भी था कि आपको भी सर पे चोट आई थी क्योंकि आपने भी काफ़ी लोगों का साथ दिया था, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कि क्या स्थिति उस टाइम? हाँ, उस मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल शांतप्रिय सारा कुछ हो रहा था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि भई कोई दिक्कत हो। मगर जिस तरीके से मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने वहाँ पैनिक क्रिएट किया, वहाँ से अभी सारी स्थितियाँ बिगड़ी और एक शांतिप्रिय आंदोलन जो है वो इस हद तक किया कि पुलिस ने जो है वहाँ लाठीचार्ज किया और बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। मतलब इस तरीके से हमने सुना है कि अगर आप लाठीचार्ज भी करते हैं तो आप टाँगों से नीचे मारते हैं। मगर वहाँ सिर पे, गाल पे, जहाँ पर भी पॉसिबल हो रहा था, चाहे लेडीज़ हैं, जो भी हैं, सबको मारा वहाँ पर, जो कि बिल्कुल गलत था। तो सीएम साहब की एक रिसेंट जो एक उन्होंने बात कही कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने 14,000 करोड़ का लोन लिया इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या ये सच बात है? मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए 14,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो खुद अपनी जेबों से डोनेशन पार्टी को देते आए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं की डोनेशन से ही आज तक चुनाव लड़ती आई है। पास्ट में इतने डिज़ास्टर हुए हिमाचल में, तो सेंटर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेंटर से कोई फंड नहीं मिला। क्या ये सच बात है? बिल्कुल सरासर सफ़ेद झूठ जो है, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, उनकी सरकार भी बोल रही है। हर संभव सहायता जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने दी है और इसके लिए अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग आंकड़े जो हैं वो दिए गए हैं और उसी से जो है मैंने पहले भी कहा कि जो सर्वाइवल है आज तक 2 सालों में प्रदेश का वो उसी से हो रहा है और इस बात को खुद विक्रमादित्य जी भी कई बार अपने मन से बोल चुके हैं कि गडकरी जी से मिल के आए, इतने पैसे लेके आए रोड के लिए और डिज़ास्टर के लिए लोगों को जो है 7-7 लाख रुपया जो घर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिए, वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट तो हिमाचल सरकार के हाथों से होने थे। इसलिए ये बिल्कुल सरासर उनका झूठ बोलने का जो क्रम चुनाव लड़ने के समय से चल रहा था, वो अभी तक चला हुआ है। तो इतना फंड वो गया कहाँ? वो हमारा भी क्वेश्चन है। हमारा ये मानना है कि इतना फंड केंद्र से भी आया है और 30,000 करोड़ रुपए का आपने लोन भी लिया। उसके बावजूद ना प्रदेश में, ना शहर में कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इन पैसों का जो है वो मिसयूज़ हो रहा है और
बहुत से तो ऐसे हैं, जैसे आपने देखा अब तो ख़ैर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट वो बंद ही हो गया, एक इन्होंने सेस बोर्ड बनाया था। हुँ। उस सेस बोर्ड में भी जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वहाँ पर मेंबर और वगैरह बनाया गया था, तो उनकी तनख्वाह भी दी गई और उसके बाद वो सेस बोर्ड जो है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो है वो बंद हुआ। इसी तरीके से अपने यारों दोस्तों को कैबिनेट रैंक देकर उनको सारी सहूलियत सरकार की देना, लगता है पैसा यहीं पर खर्च हो रहा है। तो बात करें शिमला शहर के यूथ की, हिमाचल के यूथ की, तो आजकल देखा जा रहा है कि पेपरों में भी काफ़ी धांधलियाँ हो रही है, सीट्स नहीं मिल रही, पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो इसमें क्या प्रशासन की भी काफ़ी ज़्यादा गलती रहती है? देखिए, जब ये वर्तमान सरकार ने कार्यभार सँभाला था, उस वक़्त एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का केस आया था और उसमें पेपर लीक का मामला आया था जिसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई जी। थी। तो बहुत अच्छा कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया कि भई उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ही बंद कर दिया था कुछ समय, जिससे बहुत से युवाओं का जो है करियर जो है काफ़ी टाइम के लिए रुका। रुका। अब भाई अब बीमारी का इलाज करने की बजाय अब बीमार को मार दो, ये तो कोई तरीका नहीं। आपने उसके बाद इतनी करप्शंस हो रही हैं, क्यों नहीं आप जल विभाग को बंद करते? जब जल विभाग का करप्शन का इश्यू आया है, आप पांवटा में देख लें, आप रेता रोड़ी जो है वो स्कूटर पे ढो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो 1.5 करोड़ रुपया किसी खच्चर के लिए चंबा में जो है वो खर्च कर दिया। मतलब क्या हो रहा है? सारा पैसा इसी तरीके से जो है करप्शन हो रही है और जहाँ तक युवाओं की बात करें, तो उनके लिए नौकरियाँ नहीं है, उनका फ्यूचर रोका हुआ है। ठीक है ना? तो ये जिस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस तरफ बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं है और छोटी-मोटी 2-1 बातें करने के लिए बस वो डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने यूथ की बात की, तो आप ही की सरकार के बारे में बात करते हैं। जब आपकी सरकार थी, तो पेपर्स लीक के मामले सामने आए, जैसे पुलिस भर्ती, फिर उसके बाद एचपीएससी, एसएससी के लोग उसमें इंडल्ज थे, जेओआईटी के। तो उसका क्या कारण रहा आपकी सरकार के टाइम? देखिए, सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, मगर फिर भी कहीं न कहीं, कहीं अगर कोई लीकेज हुई या कुछ हुआ तो वो अ, मतलब कर्मचारियों की तरफ से अगर ऐसी बात आई, तो जयराम जी ने उन पे एक्शन लिया और उन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की और किया भी। सरकारी नौकरियाँ भी दी, सब कुछ हुआ। मगर फिर भी सिस्टम है उसमें कहीं न कहीं या कभी कई बार कोई कमी रह जाती है। जहाँ कमी रह जाती है उसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जहाँ इंटेंशनली गलत किया जाता है, उस पे तो मेरा सीधा मानना है कि ऐसे लोगों को जो है तुरंत सज़ा होनी चाहिए और किसी भी तरीके से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो अपने दोस्तों को फ़ायदा दे रहे हैं। वैसे ही क्या शिमला के एमएलए भी यही काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि शिमला के एमएलए भी उन्होंने जो कमिटमेंट शिमला वालों से की थी, वो उस पे खरे नहीं उतरे हैं। मगर एट द सेम टाइम जो उनके यार दोस्त थे, जो उनके यार दोस्त ज़्यादातर ठेकेदार थे और मैंने पहले कहा कि सिर्फ़ ठेकेदारों को जो है काम मिल रहा है या सरकारी जो भी जैसे कोई मेडिकल शॉप है या कहीं आईजीएमसी की कैंटीन की बात कर लें आप, ऐसी चीज़ें जो हैं वो स्थानीय विधायक के द्वारा की जा रही हैं, अपने दोस्तों के लिए की जा रही हैं। हिमाचल का यूथ बेरोज़गार क्यों हो रहा है? देखिए, बेरोज़गार तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये ज़रूर है कि रोज़गार कम मिल रहा है और उसके लिए आज के समय में मेरा ये कहना है कि यूथ को भी थोड़ा-सा अपने स्किल डेवलपमेंट और हर जो दूसरे काम हैं उसमें जाना चाहिए। हर हर बार सरकारी नौकरी की तरफ देखना मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय के लिए भी दिक्कत रहने वाली है और सरकारी नौकरियाँ आगे भी आपको मिलें, ऐसी संभावनाएँ कम हैं। इसलिए ही माननीय मोदी जी ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स युवाओं के लिए चलाई कि भई वो युवा जो है सरकारी नौकरी से हटकर जो है प्राइवेट अपने आप को जो है डेवलप करे और वो जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बने। मुझे लगता है कि ऐसा जैसे कि काम आप बिज़नेसमैन हैं, खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले?
और वो खुद जॉब क्रिएट कर सके, इवन कहीं जॉब ना कर सके। तो इस तरह की स्कीम्स क्यों नहीं लाई जा रही अभी तक? देखिए, केंद्र लेवल पे तो ये स्कीमें लाई गई हैं, मैं इसको कह सकता हूँ, और बहुत से युवा जो है आज की डेट में जॉब क्रिएटर बने हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और घर बैठ के भी काम कर रहे हैं, तब भी वो अपने साथ 2, 4, 5 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दी हुई है। और आगे जिस तरीके की आगे बढ़ने के लिए युवाओं को आवश्यकता होती है, वो केंद्र सरकार ने सारी व्यवस्थाएँ आज की डेट में की हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो हैं आज की डेट में आप देखें तो घर बैठ के जो है लाखों रुपया कमा रहे हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं। और इसी तरीके से बहुत से युवा ऐसे हैं जो अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कह लें या फिर जिस तरीके से एमएसएमई के अंडर जो है केंद्र सरकार की लोन की स्कीमें हैं, उसको लेकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस पे काफ़ी ज़ोर से लगी है और प्रदेश सरकार में भी मैं अगर कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सुधाई में जयराम जी ने बहुत कोशिश ऐसी की थी। आपको याद होगा एक इन्वेस्टमेंट मीट जो है वो माननीय जयराम जी ने धर्मशाला में की थी और मकसद यही था कि बाहर की कंपनीज़ आके हिमाचल प्रदेश में अपना जो है बिज़नेस सेटअप करें और जब उसमें भी ये बड़ी चीज़ क्लियर थी, हिमाचल के लोगों को उसमें प्रायोरिटी के तौर पर जो है जॉब मिलेगी। चाहे आप ड्रग पार्क ऊना की बात कर लें, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार हो रहा है और उसमें हिमाचल के युवाओं को जो है रोज़गार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। मान लीजिए आपकी सरकार आती है नेक्स्ट टेन्योर में, तो आप क्या मेजर्स ले सकते हैं उसके लिए, यूथ के लिए कि वो एंटरप्रेन्योर बने, कुछ ऐसे इनोवेटिव जॉब्स क्रिएट करे? डेफ़िनेटली उसके लिए मुझे यही लगता है, मैंने कुछ पहले भी कहा कि भई एक तो जो बाहर की कंपनियाँ हैं, उनको यहाँ पर बिज़नेस का माहौल देना पड़ेगा और बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से बातचीत करके मुझे लगता है प्रदेश में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए और उसमें हमारे प्रदेश का युवा पढ़ा-लिखा युवा है, तो हिमाचल का ब्रेन जो है वो ड्रेन ना हो बाहर में, यहीं पर जो है उनको रोज़गार मिले, ऐसी योजना जो है ज़रूर की जाएगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही बात करते हैं, तो शिमला में रोपवे बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वो बहुत सही आइडिया है कि कुछ देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता पर मैं ये अभी तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ सपने दिखाए जा रहे हैं। पता नहीं हम लोग उस चीज़ को देख पाएँगे कि नहीं देख पाएँगे। जितना लंबा रूट और जितनी जिस तरीके से रोपवे बनाने की वो हो रही है, वो ठीक है, वो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत से मतलब कुछ लोगों को उसमें रोज़गार भी मिल सकता है। ठीक चीज़ है वो, उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सब चीज़ों पर जो है पहले अच्छे से स्टडी खैर की भी होगी, करने के बाद जो है ऐसा होना चाहिए कि ये सफ़ेद हाथी ना बने। तो काफ़ी ज़्यादा ये रहता है ना कि जो जॉब्स है हिमाचल में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो ख़त्म की जा रही है। ज़्यादा ध्यान आउटसोर्सिंग पे दिया जा रहा है। कुछ एक जो भर्तियाँ निकाली गई है वन मित्र हो गया, वोकेशनल टीचर्स हो गया और आउटसोर्सिंग। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो यूथ है, उनके फ्यूचर क्या उनका फ्यूचर है? देखिए, मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मैं इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर जॉब दें, जी। तो परमानेंट जॉब दें या फिर उनको जॉब क्रिएटर बनाएँ। मगर दुर्भाग्यपूर्ण आप अपनी पीछे क्लिपिंग निकाल के देखें हिमाचल प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बड़े ज़ोर-शोर से ये कहा था कि हम 5 लाख नौकरियाँ देंगे और पक्की नौकरियाँ देंगे। आउटसोर्स वाली नौकरियाँ नहीं देंगे। ये 15-15 हज़ार वाली नौकरियाँ नहीं देंगे। हम पक्की नौकरियाँ देंगे, अच्छी तनख्वाह ये माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की स्टेटमेंट है इलेक्शनों से पहले। तो इस क्षेत्र में 2 साल से मुझे लगता है कि बिल्कुल फेलियर है और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने कहा कि भई 10-12 हज़ार रुपए में किसी भी युवा को नौकरी देके उसका फ्यूचर खराब करने की ज़रूरत नहीं है। इससे तो उनको अपना बिज़नेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें वो मैं खुद भी मैंने कहा चाय बेचने वाला हूँ, परिवार का गुज़ारा अच्छे से कर लेता हूँ और 4-6 को रोज़गार भी दे रखा है। तो इससे तो वो काम किए हुए ज़्यादा अच्छे। मगर हमारा आज की डेट में युवा पढ़ा-लिखा युवा है और उनके हिसाब से अगर उनको जॉब देनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बाहर से हम बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को जो है यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश करें, उनको माहौल दें बिज़नेस का। अभी हम देख रहे हैं कि भई जो यहाँ कंपनीज़ काम भी कर रही थी,
हमारी सरकार ने उनको बिजली में सब्सिडी दे रखी थी। अब हाँ, वर्तमान सरकार जो है बिजली वालों को सब्सिडी बंद कर रही है, तो वो जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भई हम तो बाइंड अप करके फिर वापस चले जाएँगे, तो उससे बेरोज़गारी और होगी। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर उसमें जो है, जहाँ से खासकर युवाओं को रोज़गार मिलता हो, वहाँ पर हमको गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा अ, मतलब फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। तो जैसे कि शिमला का जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ढीली चली हुई है। तो शिमला में नशे का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो और जो शिमला के जो लोकल एमएलएज़ हैं उनका गुंडा-राज भी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना शिमला में चाहेंगे? वैसे मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि अब तो गुंडा राज है। तो किस वजह से किस कहा वजह जा से रहा वो है? किया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो मैं समझता हूँ कि नशा ही बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानून व्यवस्था जो है हमारे प्रदेश की भी बिगड़ी हुई है और शहर की भी बिगड़ी हुई है। मगर इसके लिए मैं कहूँगा कि जब प्रदेश का मुखिया ही ये स्टेटमेंट दे कि मैं 97% ऐसे जहाँ पर 97% हिंदू रहते हैं, ऐसे प्रदेश में हिंदूवादी विचारधारा भाजपा को हराकर मुख्यमंत्री बना हूँ, या फिर ऐसी स्टेटमेंट दें कि भाई अगर कोई विंटर कार्निवाल में या ऐसे शराब पी के घूमता हुआ नजर आता है तो पुलिस उसको ये केस ना करे और उनको घर तक या होटल तक छोड़ के आए। तो प्रदेश के मुखिया का इतना ही कहना जो है वो अराजक तत्वों के लिए एक जो है हथियार बनता है और उसी की वजह से जो है ऐसी स्थितियां बनती हैं। मैं शिमला की बात करूं, माल रोड पर जो है वो हमारा रिपोर्टिंग रूम है। बिल्कुल उसके सामने मर्डर हो जाता है। बिल्कुल। और उसी के जहाँ पर मर्डर होता है, उसी के नीचे बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट में विस्फोट होता है और उससे जो है एक आदमी की डेथ होती है। और पहले तो उसको ये बोला जाता है कि ये तो जी गैस रिसाव था। मगर जब टीम ने आके सारी सर्च की और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि ये बम विस्फोट था। तो उसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं है नहीं 2 लिया गया। सालों के बाद। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले जो है एक कैथू में एक आदमी का जो है गला जो गला है काटना। उस पर उस तरह से काट दिया गया। मतलब ये हौसले कहाँ से आए? ये हौसले जब प्रदेश का मुखिया ऐसी स्टेटमेंट देगा, तो ये हौसले बढ़ते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब भी आती है तो ऐसे गुंडागर्दी के काम जो है वो बढ़ जाते हैं। उसपे फिर कहीं न कहीं उन नेताओं का, चाहे स्थानीय नेता हो, उनका हाथ रहता ही रहता आपने विंटर कार्निवल की बात की, तो अभी न्यूज़ आई थी कि विंटर कार्निवल में जितने भी गेस्ट बुलाए गए थे, परफॉर्मर बुलाए गए थे, तो उनकी पेमेंट नहीं की गई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप कि उसमें देखिए, क्या बहुत कारण दुर्भाग्यपूर्ण रहा है होगा? कि अभी हम बात कर रहे थे युवाओं को रोज़गार का। तो जो लोकल जो वहाँ पर हमारे कलाकार बुलाए गए, उन्हीं की पेमेंट रोकी गई और जो बड़े-बड़े बुलाए गए थे उनको पेमेंट कर दी गई। अगर हम देखें तो वो भी एक रोज़गार वो अपने आप उन्होंने क्रिएट किया है, जिसकी पेमेंट होनी चाहिए थी। मगर हमारे शहर के मेयर साहब ये बोलते हैं कि भई पैसे तो हैं हमारे पास, पैसे तो हैं पर ट्रेज़री में हैं, तो जैसे ही आएँगे वैसे दे देंगे। ये तो मुझे लगता है बड़ी बचकाना सी स्टेटमेंट है। उनके घर के अगर महीने की तनख्वाह ना जाए तो घर का बजट बिगड़ता है। उन बच्चों ने शायद परफ़ॉर्म करने के लिए कहीं से कोई ड्रेस उधार किराए पे ली हो या कोई और इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, और आप उनको सिर्फ़ यही बोल के ट्रकाई जाएँ कि पैसे हैं हमारे पास, हम आपको दे देंगे, बाद में देंगे, कोई पता नहीं कब देंगे। ये बिल्कुल गलत है और बच्चों को जो है इस चीज़ से जो है डिमोरलाइज़ेशन होती है, आगे बढ़ने के उनके रास्ते रुकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि भई तुरंत जो है उनकी पेमेंट होनी चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि प्रशासन की बात हो रही है, अभी जो गुड़िया कांड हुआ था, उसमें काफ़ी हाई रैंक पोस्ट से भी जो अधिकारी है, उनको भी अरेस्ट किया गया है और कुछ कांस्टेबल्स भी थे। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि प्रशासन में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है और इसको देख के सरकार ने क्या एक्शन लिया अभी तक? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने और हम लोग भी इससे बहुत चिंतित हैं। ये जब कांड हुआ था तो हम लोगों ने इसमें भी बहुत एजिटेशन आम समाज के साथ मिलके हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे थे। दिल दुखी होता है और डरता भी है जब इतने बड़े लेवल के अफ़सर जो हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जैसा कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। जी, तो आम आदमी को ये लगता है कि भई हम जाएँ तो किसके पास जाएँगे? जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि भई अब जब उन सबको उम्र कैद हो गई है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट तो कोर्ट ने सिद्ध कर दी है।
तो उनको असली व्यक्ति का नाम बता देना चाहिए, जी, बिल्कुल। ताकि असली व्यक्ति को सजा मिले और जिनके साथ ऐसी घटना घटी उनको भी इसमें संतोष मिलेगा और आम जनता में भी एक विश्वास जाएगा कि कानून व्यवस्था जो है कहीं न कहीं ठीक है। आईजी लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी भी जो है वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अपराध रुकेगा नहीं, ना उनका कोई फ़ायदा होने वाला है, मगर अपराधियों के हौसले ज़रूर बढ़े रहेंगे। इसलिए अगर वो बोल दें तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। इस कांड को हुए मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आपको नहीं लगता है कि जो न्याय व्यवस्था है, उसको भी कहीं न कहीं सुधरना चाहिए? डेफ़िनेटली मुझे लगता है हमारी न्याय प्रणाली तो ठीक है, मगर उसमें कहीं न कहीं देरी होती है और मैं समझता हूँ जहाँ देरी होती है वहाँ अन्याय हो जाता है फिर। इसलिए अगर उसको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए तो मुझे लगता है उसमें न्यायपालिका पे भी आम आदमी का जो है विश्वास बढ़ेगा। तो जैसे कि जो ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग हो रही है, तो मुझे नहीं मतलब यूथ लोगों को नहीं लगता कि बिना पॉलिटिकल पावर या बैकग्राउंड के इतने बड़ी लेवल पे सप्लाई विलेजेस तक जा सकती है। तो आपको क्या लगता है इसमें पॉलिटिशियंस का हाथ भी है? मेरा मानना ये है कि भई कहीं न कहीं किसी न किसी का इसमें हाथ रहता है। जी, बिल्कुल। मैं कल ही मीडिया एडवाइज़र टू सीएम उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि भई सप्लायर को पकड़ो पहले, तब जो है हम जो हिमाचल प्रदेश में है, वो रुकेगा। और उन्होंने ज़िक्र किया कि भई सबसे ज़्यादा जो है ये नशे की खेप जो है गुजरात में पकड़ी जाती है। मतलब उनका अटैक इनडायरेक्टली मोदी जी पर मोदी जी अटैक पे है। था। पर ठीक है, मान लिया कि वहाँ पर आ रहा है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है, पकड़ी जा रही है खेप तो इसका मतलब कुछ एक्शन ले रही है। बट आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर से कैसे अंदर आ रहा है? उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भई वो वहाँ जो आ रहा है वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, सप्लायर पकड़ा जाना चाहिए, मगर मेरी ज़िम्मेवारी इधर है और मैं ध्यान दूँगा उधर, तो फिर मेरे घर तो बर्बाद होगा ही होगा। हमको अपनी स्टेट को बचाना है, हम अपनी स्टेट की बात करें। मुख्यमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि मेरी ड्यूटी परमाणु तक है, परमाणु से आगे क्या घट रहा है उसमें मेरी ड्यूटी नहीं है। तो जब आपकी ड्यूटी परमाणु तक है, तो आपको परमाणु से अंदर वो ड्रग्स कैसी आ रही हैं और वो रोड तक जो है उसके सप्लायर बैठ रहे हैं, तो वो तो सरकार को देखना है। वर्तमान सरकार उस पे बहुत ज़ोर से एक्शन नहीं ले रही है। हाँ, मैं एप्रिशिएट भी करना चाहूँगा शिमला पुलिस को खासकर, ड्रग्स के मामले में उन्होंने काफ़ी एक्टिव जो है इस पे एक्शन लिया है और बहुत सी गिरफ्तारियाँ इसमें की हैं। मगर फिर भी अभी बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे सप्लायर हैं जो अभी खुले घूम रहे हैं। उन पे और ज़्यादा एक्शन और स्ट्रिक्ट एक्शन करने की ज़रूरत है और आम नागरिक के नाते हम भी इसमें जो है सहयोग करने को तैयार हैं और हमने व्यापार मंडल के नाते सहयोग देने का एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास भी दिलाया है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोगों ने एक सोर्स ऑफ इनकम को मतलब जो ये स्मगलिंग है, इसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह लेने लग गए क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं। लोग सोच रहे हैं कि अब इससे इसी से ही अपना घर चलाया जाए। कुछ मतलब इस तरह की भी क्वेश्चन्स लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये तो सिर्फ़ वो लोग फैलाते हैं जो सप्लायर हैं जी, और जो सप्लायर है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। मैं इसको उसको अनएम्प्लॉयड नहीं मानता। वो छोटे-छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि पीछे तो ऐसी स्थितियाँ आ गई थी कि आप बस के अंदर बैठे सफ़र कर रहे हैं। अचानक से खिड़की से आते हैं कि भाई साहब मेरा ये पैकेट जो है चंडीगढ़ पकड़ा देना, वहाँ बंदा आके ले लेगा। अब आम आदमी के नाते आप वो उसकी मदद कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है उसमें क्या है। मगर रास्ते में ही अगर आप पकड़े जाते हैं तो पकड़े आप जाएँगे। आपको आगे कौन आ रहा है लेने उसका पता नहीं है। जो दे के गया वो अचानक से आया उसका आपको पता नहीं है। पकड़ा कौन गया? आप पकड़े हाँ। गए। सप्लायर गरीब नहीं है, बिल्कुल कहीं गरीब नहीं है, कहीं पैसे कमाने के लिए नहीं। हाँ, जो यूज़ कर रहा है वो गरीब आदमी है और जब उसको आदत पड़ रही है तो वो लूट-पाट भी कर रहा है, सिर्फ़ नशे के लिए, बेरोज़गारी के लिए नहीं। और अभी मंडी की घटना है, अभी उसने एक बच्चे ने अपनी माँ से जो है ड्रग के लिए पैसे पैसे माँगे, जब माँगे। माँ ने मना किया तो उसने माँ को ही ड्रग का इंजेक्शन लगा दिया। बिल्कुल। तो वो बेरोज़गारी का कारण नहीं है, वो नशा कारण है। और जो सप्लायर है उनके टारगेट छोटे-छोटे परिवार हैं। पहले वो उनको आदत डालते हैं और उसके बाद फिर वो उनसे धंधा करवाते हैं।
अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई थी ना कि एक पुलिस वाला चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी शायद इसके साथ इन्वॉल्व्ड है कि नहीं है, इसके बारे में बताइए? देखिए एज़ अ लेमैन मैं इस पे विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि बिना मतलब अफ़सरों के या बिना क्या कहते हैं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। मैं और आप क्यों नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम कानून में विश्वास करते हैं, कानून से जी। डरते हैं। हमने कानून के साथ दोस्ती नहीं रखी है इन चीज़ों के लिए। मगर बहुत से ऐसे जैसे अभी आ ही रहे हैं नाम सामने, ऊना से भी आए और जगह से भी आ रहे हैं, कुल्लू से भी आए, इन्वॉल्वमेंट है। तो मगर सारे नहीं है ना, सारे पुलिस वाले तो ऐसे नहीं हैं। बीच में कुछ लोग हैं ऐसे जो एंटी सोशल रहते हैं, जिनको जल्दी कमाने की आदत है, सरकारी जॉब में रहते भी एक्स्ट्रा मनी की जो आदत है, तो वो ऐसे कुछ लोग रहते हैं समाज में वो कर रहे हैं। उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। एक मंडी का केस भी सामने आया था जिसमें 20 से ज़्यादा फैमिली है जो, वो ड्रग एडिक्ट थी क्योंकि उनके बच्चों ने उनको दवाई के नाम पे ड्रग्स के डोजेज़ लगाए। और अब वो फैमिली के जो माता-पिता जो भी है, अब वो अपने बच्चों को पैसे दे रहे हैं उस ड्रग्स लेने के लिए। देखिए उसका कारण है, कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। जी। वो इतने ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं बच्चे कि उनको जीवित रहने के लिए डोज़ चाहिए। और माँ-बाप इतने मतलब मजबूर हो चुके हैं कि उनको वो डोज़ अपने आप ही जो है बच्चों को देनी पड़ रही है ताकि जितनी देर भी ये बच सके बच्चा, तो उसको बचाने की कोशिश में माँ-बाप लगे हैं, चाहे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया इन चीज़ों में। उनको ये भी मालूम है कि भई ये और जो हम ड्रग दे रहे हैं, ये बच्चे को खराब करेगी, मगर माँ-बाप का दिल माँ-बाप का होता है, अब वो मजबूरी बन चुकी है। नहीं, प्रशासन पे इस तरह से भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर कोई भी इसमें चीटे के साथ पकड़ा जाता है या गिरफ्तारी होती है, तो अगर 10 ग्राम है तो उसको 4 ही शो करा के विक्टिम को बचाया भी जाता है और साथ में कुछ जो है वो हिस्सा वो प्रशासन के लोग भी उसमें भागीदारी है। बिल्कुल, म मीडिया के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं और कानून में ऐसा प्रावधान है कि भई इतना परसेंट चिट्टा पकड़ा जाएगा तो आपको सज़ा नहीं होगी। तो उस तरीके के केसेज़ जो है मिलीभगत से होते हैं और वो शय है, जो काम कर रहा है उसके लिए शय है कि चल ठीक है, मिलीभगत से बच रहा है और ये गलत है बिल्कुल। तो अब सर हम पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं। तो सर आप कुछ ऐसी एडवाइस जो हमारे यूथ को देना चाहते हैं कि हम इससे कैसे बचें, कैसे टैकल करें इन सिचुएशंस को? तो ज़रूर बताएँ। देखिए, मेरा मानना तो एक ही है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, मैं सीधा स्पष्ट सी बात करता हूँ कि जब आप नेक दिल होकर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं, तब आप ज़िंदगी की किसी भी ऊँचाई को हासिल कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे आज मिलना चाहिए था, मगर वो हो सकता है आपको 6 दिन बाद मिले। ऐसी संभावनाएँ हो सकती हैं, मगर इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। क्योंकि जब ईमानदारी से कोई एफर्ट किया जाता है, उसमें 100% आपको मतलब गेन होता है और मैं उसका खुद जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ। मैंने आपको बताया मैंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी। आज मैं फुली सैटिस्फाइड हूँ, मेरी एक बिटिया है, मैंने उसको अच्छी एजुकेशन दी, शादी की, पूरी तरह से सैटिस्फाइड हैं। पेशेंस रखें, ईमानदारी से काम करें, तो मुझे लगता है युवाओं को जो है वो मेरा ये भी मानना है कि भई अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी खासकर युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द दिया है ज्ञान। ज्ञान का मतलब मैं आपको बता दूँ, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। और उनका पूरा फ़ोकस जो है इन्हीं चीज़ों पर है, युवा, नारी, किसान और आपका गरीब। जैसे मैंने पहले कहा कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा है उसकी तरफ वो देख रहे हैं। और युवाओं की तरफ वो देख रहे हैं, अभी माननीय मोदी जी ने 1 लाख युवाओं के साथ इंटरेक्शन की सिर्फ़ पॉलिटिक्स के ऊपर, हुँ। विषय सिर्फ़ पॉलिटिक्स था। रीज़न उनकी दूरदर्शिता कि युवा पॉलिटिक्स में कम आ रहा है। उनके पढ़े-लिखे युवा की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, विज़न के साथ होनी चाहिए क्योंकि हमको विकसित भारत 2047 की तरफ को जाना है और भारत का आगे जो सारा कुछ है वो आप युवाओं के कंधों पर आने वाला है। तो उनकी सोच है। और उनको रोज़गार देने के लिए मैं देखता हूँ हम लोगों को तो अभी थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोग शायद ही अब जेब में पैसे लेके चलते होंगे। जी। हाँ जी।
शायद ही जेब में पैसे लेके चलते हैं। तो ये सोच पहले क्यों नहीं आई? आज पहले हम देखते थे, मैंने खुद देखा है, आप लोग भी एप्पल बेल्ट से हो। हमारा ऊपर से बागवान जब दिल्ली जाता था, सेब बेचता था, पैसे लेता था, तो कोई ना कोई वहीं पर ही लूट लेता था, जी। काट लेता था। आज इन चीज़ों से डर दूर है, आपके बैंक में सीधे पैसे आते हैं। तो तो फिर हम पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं। सर, तो हम एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, जो कि हम सबसे पूछते हैं। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हो और आपको कोई मंत्री पद दिया जाता है, तो आप कौन-सा प्रेफ़र करोगे? और क्या उसमें कार्य करोगे? क्या उसमें विज़न लेके चलोगे? हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। मेरा तो सीधा-सा एक विचार है। मैंने बताया एज़ अ काउंसलर मुझे मौका मिला, मैंने अपने जनता के लिए पूरा काम किया। मुझे पार्टी ने एक बार मौका दिया है, दोबारा देते हैं, मैं जीतता हूँ। मेरा सिर्फ़ एक थॉट है, मंत्री पद तो दूर की बात है, मेरा एक थॉट है कि मैं अपनी शहर की जनता के लिए जो भी कर पाऊँ, वो बेस्ट से बेस्ट करने का जो है मेरा एक दिमाग में विज़न है। बाकी मंत्री पद की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। म एमएलए भी बनेंगे तो भी और आज नहीं है तब भी हम जनता के बीच में और काम करें। फिर भी एक चॉइस होती है ना कि मंत्री बनना है। मतलब अगर कोई भी देखिए, डिपार्टमेंट आपको मैंने दिया पहले जाए। कहा कि टाटा बिरला नहीं रहते तो हम तुम क्या चीज़ हैं? इच्छा किसकी नहीं होती? इंसान की हर बिल्कुल। की हाँ इच्छा जी, होती है। आपने कुछ मगर सोचा कई होगा। जगह इच्छा होती है, कई जगह इच्छा जगाई जाती है और आप मेरी इच्छा जगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी दे और जो ज़िम्मेवारी जब भी जहाँ जैसे मिलेगी, उस तरीके से काम करें। अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हो, तो शिमला अर्बन के लिए आप क्या कार्य करोगे? शिमला की यूथ के लिए आप क्या करोगे? देखिए, मैंने यूथ के लिए अर्बन एंड यूथ अगर दोनों को भी मैं इकट्ठा कर दूँ, तो अर्बन के लिए मैंने सीधा कहा कि विकास निरंतर चलती प्रक्रिया है और वो हम लगातार लगे रहेंगे। एक्सपेंशन जहाँ है, वहाँ एक्सपेंशन की आवश्यकता है तो वो की जाएगी। यूथ मेरे लिए प्रायोरिटी है इस मामले में, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यूथ अगर साथ हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता क्या है। बात ये है। मेरा मानना है। सर, आप मंत्री पद नहीं बताएँगे। मालूम नहीं है। आपका इंटरेस्ट कौन-सी इसमें है? है जी? चलो सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना एक बहुत प्रीशियस टाइम हमारे को दिया। हमारे को दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए और थैंक आपने यू। टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स।